साथियों, आपका आज के सेशन में सभी का स्वागत है। आज का सेशन है वित्तीय समावेशन, जिसको इंग्लिश में फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, और बैंक रहित क्षेत्रों के लिए बैंकिंग। इस विषय पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो ये हैं जो आप स्लाइड में देख रहे हैं। पहला उद्देश्य है कि हम इसका मतलब समझें कि वित्तीय समावेशन क्या है, वित्तीय समावेशन से अभिप्राय। एंड दूसरा पर्पज है हमारे गरीबों की विकास प्रक्रिया में कैसे फर्क पड़ता है, ये हमें समझना है। वित्तीय समावेशन अगर नहीं है, अगर उनको फाइनेंशियल सर्विस नहीं मिल रही, तो उससे गरीबों पे क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा है इस मुद्दे से निपटने के लिए कुछ भारतीय पहल। वित्तीय समावेशन करने के लिए सभी लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत में रिजर्व बैंक ने या बैंकों ने क्या पहले की है, ये समझना है। वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य, आज की डेट में वर्तमान में बैंकिंग सिस्टम किस तरह का है, क्या वो सभी लोगों तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, ये हमें समझना है। और आखिरी जो मुद्दा है वो है संबंधित नीति मुद्दे और उनका कार्यान्वयन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए कुछ पॉलिसीज क्या हैं और उन पॉलिसी या उन नीतियों पे कैसे कार्यान्वयन हो रहा है, ये हम आज के सेशन में ये सारे समझेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं वित्तीय समावेशन की पृष्ठभूमि क्या है। वित्तीय समावेशन क्या है और इसका कैसे इसको कर सकते हैं, गरीब लोगों पे क्या फर्क पड़ता है। पहला अगर पॉइंट देखें, ऐसी स्थिति जिसमें लोग औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय उत्पादों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको वित्तीय अपवर्जन मतलब फाइनेंशियल एक्सक्लूजन उसको कहते हैं। जहाँ पर सभी लोगों को बैंकों से वित्तीय संस्थाओं से सर्विसेज ना मिले, वो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन कहलाती है। और जिनको मिलती है उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन कहते हैं। भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से अपवर्जित हैं, गरीब हैं, और जिनकी बैंकों में पहुंच नहीं है। ऐसे भारत के अंदर बहुत लोग हैं, तो हमें उन तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचानी है। आर्थिक तथा सामाजिक रूप से अवांछनीय परिणाम, अगर फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है, अगर वित्तीय अपवर्जन है, इसका मतलब अगर जिन लोगों को बैंकों की या फाइनेंशियल संस्थाओं की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उनका उनके अवांछनीय परिणाम क्या है, लोगों की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। गरीब है तो वो गरीब ही बना रहेगा, और उसका पास सेविंग का पैसा भी है, उसको वो संभाल के रखेगा, चोरी उसमें हो सकती है, और तो वो गरीबी से ऊपर नहीं उठ पाएगा। और सामाजिक रूप से भी जब गरीब लोग ज्यादा रहेंगे, बेगिंग करेंगे, भीख मांगेंगे, तो सामाजिक रूप से भी वो अवांछनीय है। तो इसलिए हमें वित्तीय समावेशन करना ही करना है सभी का। बैंकों को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए मध्यवर्ती की सहायता की जरूरत है। जो वर्तमान स्थिति है उसमें बैंक पूरे देश में सभी गरीबों तक नहीं पहुंच सकते, मतलब सबको सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए उतना स्टाफ चाहिए, ब्रांचें चाहिए, कुछ ऐसी फाइनेंशियल काउंसलिंग मतलब जो शिक्षा दें उनको, आर्थिक शिक्षा दें लोगों को, ये सब बैंक नहीं कर पा रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन वित्तीय संस्थाओं के लिए अगर अतिरिक्त मांग को पूरा करें तो बहुत बड़ा पोटेंशियल संभावना है ये, क्योंकि इतने सारे लोग जो बैंकिंग में सेवाएं जिन बैंकों से लिंक नहीं है, अगर उनको हम बैंक सेवाएं प्रदान कर पाते हैं तो बैंकों का बिजनेस भी बहुत बढ़ेगा। उनकी छोटी छोटी सेविंग्स को, बचत को बैंक में आएगी, तो बैंक को कम कम कॉस्ट पे पैसा मिलेगा। बैंक उनको थोड़ा थोड़ा लोन देगा, और लेकिन वो ज्यादा नंबर में है तो बैंक का लोन का बिजनेस भी बढ़ेगा, बैंक की इनकम भी बढ़ेगी, और साथ ही वो लोगों समाज के लिए गरीब लोगों की मदद भी होगी। माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं पिरामिड के नीचे वाले निर्धनतम व्यक्ति तक लाभकारी तरीके से पहुंच सकती हैं। अगर बैंक नहीं पहुंच सकते तो कौन पहुंच सकता है? तो माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं जो छोटी छोटी आर्थिक संस्थाएं होती हैं, जो गांव में ही जिनके लोग रहते हैं, उनकी गांव के गरीबों तक पहुंच है। पिरामिड के नीचे वाले मतलब सबसे गरीब लोग, उन तक उनकी पहुंच है। और वो पहुंच भी लाभकारी तरीके से हो सकती है, उनको लॉस भी नहीं हुआ, क्योंकि वो कम कॉस्ट वाले स्टाफ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा जरूरत नहीं है, सेवाएं जब वो देंगे तो उनको डिपॉजिट भी मिलेगा, तो वो पहुंच सकते हैं। एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, स्वयं सहायता समूह बनाए, गांव के लोगों को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित करें। वो आपस में अपनी सेविंग करें, कोई काम करें, उससे पैसा कमाएं, उस अपनी सेविंग से लोन लेके उससे काम करें, लोन को वापस करें, फिर बैंक से लिंक करके बैंक से भी लोन ले सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं और स्वयं सहायता समूह, जिनके द्वारा ये अगर बैंक इनको अडॉप्ट कर ले, इनके थ्रू अगर बीसीबीएफ बनाए, तो बैंक भी लाभकारी ढंग से सभी सुविधाएं सब गरीब लोगों तक पहुंचा सकता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक तो वित्तीय साक्षरता।
गाँव वाले को किसी को आप बैंकिंग सेवाएँ दोगे तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये कौन-सी सेवा है, मेरा इसमें लाभ है, नुकसान है, तो उसके लिए वित्तीय साक्षरता की ज़रूरत है। और उत्पाद नवोन्मेष मीन्स इनोवेटिव प्रोडक्ट, मतलब नई-नई ऐसे आपको सुविधाएँ बनानी है, ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जिनको गाँव वाले समझ सकें, जो उनकी उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, ठीक है? तो ये आपकी इस पृष्ठभूमि है इसकी। नाउ बैंकिंग इंक्लूजन में कौन-कौन सी सुविधाएँ दी जाती हैं? ताकि जिन सुविधाओं को अगर मिल जाए तो हम ये बोलें कि ये वित्तीय समावेशन इनका हो गया। उसमें जो मुख्य सुविधाएँ हैं, पहली सुविधा है बचत खाते, बचत। हमें उन लोगों का कोई खाते इस तरह के खोलने हैं जिसमें वो छोटी-छोटी सेविंग भी अपनी वहाँ पर जमा कर सकें। उससे वो सुरक्षित भी रहेगी, उनको ब्याज भी मिलेगा और बैंक उस धन को कहीं दूसरी जगह प्रोडक्टिव पर्पज़ से यूज़ कर पाएँगे। दूसरी सुविधा है बीमा की। गाँव में और गरीब लोगों को बीमा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उनके पास उतने पैसे भी नहीं हैं जो वो बीमा बड़े हाई कॉस्टली बीमा ले सकें। तो उनको बीमा की सुविधा कम कॉस्ट पे दी जाए ताकि उनकी बीमारी में किसी के घर में जो पैसे कमाने वाले की डेथ होती है उसमें उस केस में बीमा राशि उनको मिल सके। तो एक माइक्रो इंश्योरेंस टाइप की फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए। तीसरा भुगतान एवं प्रेषण, उनको अगर कहीं धन प्रेषित करना है तो कम कॉस्ट पे वो उसको रेमिट कर पाएँ, ये सुविधा उनको मिलनी चाहिए। सस्ती क्रेडिट, जो उनको लोन मिले वो कम रेट पे मिले, जिसको वो अफ़ोर्ड कर सकें, जितना वो दे सकें। वित्तीय सलाह, उनको वित्तीय सलाह के लिए भी कोई आदमी चाहिए जो उनको पूरी तरह गाइड करे। कई बार गरीब लोग नहीं, दूसरे लोगों को भी पूरी समझ नहीं होती है प्रोडक्ट्स की। तो उनके लिए तो वित्तीय सलाह बहुत ही ज़रूरी है। जब तक उनको समझ में नहीं आएगा, तब तक वो सेवाएँ लेना भी पसंद नहीं करेंगे। तो पहले उनको वित्तीय सलाह देके समझाया जाएगा, उदाहरण दिया जाएगा, तब वो बैंकों से जुड़ेंगे। और बैंक खाते, इसके बचत के और क्रेडिट के अलावा भी और कोई आरडी खाता और भी कोई खाते खोलने हैं, वो उनको, तो अगर ये सारी फैसिलिटी जिस लोगों को उपलब्ध हैं, वो वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियली इंक्लूडेड लोग कहलाते हैं। वित्तीय समावेशन की आवश्यकता क्यों है? अभी हमारे देश में क्या स्थिति है? हमारे बैंक बहुत गरीबों तक पहुँचे हैं, मतलब ब्रांचों की शाखाएँ अगर पिछले 70 साल में देखो आप, बहुत शाखाएँ खुली हैं, नेशनलाइज़ेशन के बाद बहुत खुली हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी सभी लोगों को वो वित्तीय सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं और फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं हैं लोग। और जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग बैंक रहित है। इस सारी गतिविधियों के बावजूद, सारी गवर्नमेंट की तरफ से, बैंकों की तरफ से प्रयास के बाद भी, बहुत सारे जनता के लोग अभी भी बैंकों में डील नहीं करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? उन लोगों में वित्तीय अस्थिरता रहती है, उनका बैंक में खाता नहीं है, पैसा सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ी उनको पैसे की बहुत तंगी रहती है। और कहीं भी, क्योंकि उनको बीमा का ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई घर में बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो पैसे सारे वहाँ खर्च हो जाते हैं। वो गरीब के गरीब ही रहते हैं। और उनको, अगर वो कुछ लेना भी चाहें, तो उनको पहुँच ही नहीं है बैंकों तक। बैंकों में क्या फैसिलिटी मिलती है, उनको मालूम ही नहीं है। लोन भी मिलता है बैंक में, उनको ये भी मालूम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बहुत जगह तक बैंक नहीं पहुँचा, और नहीं पहुँचने की वजह से लोग गरीब बने हुए हैं और उनकी स्थिति और खराब हो रही है। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जाए? ये हमारा एक सोच का विषय है। अभी वर्तमान में हमारे बैंक का परिदृश्य क्या है? बैंकिंग व्यवस्था कैसी है? अगर हम 31 मार्च 2005 का डेटा लें, तो हमारे बैंकों के कुल 1,25,857 ब्रांचें थीं, जिसमें से 48,557 ब्रांचें गरीब ग्रामीण इलाकों में थी। और इसकी सबकी कैलकुलेशन करें तो एप्रोक्सीमेटली वाणिज्यिक बैंक की एक शाखा 12,000 लोगों की सेवा करती है। तो आप अगर प्रैक्टिकली देखें तो बैंकों की कोई भी शाखा इतनी, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, स्टाफ इतना नहीं है कि वो 12,000 लोगों को प्रॉपर्ली बात कर पाएँ, समझा पाएँ। वो क्या करते हैं, जो लोग बैंक के अंदर आते हैं, जो जानते हैं, उनके साथ डील कर लेते हैं। पर वो इस स्थिति में नहीं है कि दूसरे बैंकों को, जो दूसरे जनता को, जो बैंकों के प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते, उनको जाके समझाएँ और बैंक से जोड़ें। इसको इसके कुछ कारण क्या है? वित्तीय समावेशन उद्देश्यों को साकार नहीं कर पाने के मूल कारण क्या हैं? पहला कारण है बैंकों के लिए लेन-देन लागत। बैंकों को ट्रांज़ैक्शन में कॉस्ट लगती है, उनको स्टाफ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो अगर और ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन करने हैं जिसमें अमाउंट कम है, तो उसके लिए बैंकों को लॉस होगा। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में खराब ऋण अनुशासन। ग्रामीण क्षेत्र के लोग, क्योंकि फाइनेंशियली शिक्षित नहीं है, तो इसलिए उनको लोन टाइम से लौटाना है, कहाँ यूज़ करना है, इसके बारे में भी उनको अनुशासन नहीं है। अनुशासन उनको होगा तभी बैंक में ठीक से वो काम जुड़ पाएँगे। ग्रामीण शाखाओं में कम जनशक्ति, ग्रामीण शाखाओं में स्टाफ की बहुत कमी है। उतना स्टाफ नहीं है जो सारी एक्टिविटीज़ को कर पाए।
शहरी उन्मुख कर्मचारी, कुछ ग्रामीण शाखाओं में क्योंकि शहर से लोग ट्रांसफ़र होके जाते हैं, उन्होंने गाँव में पहले काम नहीं किया, उनको समझने में गाँव ग्रामीण कल्चर को समझने में अनेबल हैं वो, तो इसलिए उन कर्मचारियों में ग्रामीणों को समझने का, उनको सुविधाएँ देने का उतना उत्साह नहीं है। ग्राहकों से बैंकों की दूरी, जो बैंक है और जो एक्चुअल लोकेशन है कस्टमर की, वो बहुत दूर-दूर है और वहाँ पर आने-जाने के साधन भी बहुत कम हैं। तो उसमें अगर कोई कर्मचारी, कोई जनता का आदमी कोई खाता खोले भी गरीब आदमी, तो उसको वहाँ बैंक तक आने-जाने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक और स्थिति क्या है कि 1 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएँ हैं देश में, लेकिन वो कार्यरत ठीक से नहीं है। उनमें से 2/3 2/3 उसमें से निष्क्रिय हैं। अगर वो भी सक्रिय होती तो शायद बैंक के साथ वो थोड़ा और अच्छा लोगों को और ज़्यादा लोगों को जोड़ पाते। ये इस स्थिति से, ये परिदृश्य है, इससे हमें निपटना है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ काम करना है जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े, सेवाएँ, वित्तीय सेवाएँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलें। अब आरबीआई ने इस बारे में कुछ पहल की हैं, ताकि वो वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित कर सकें। पहली पहल क्या है, एक उन्होंने रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि एक मूल बचत बैंक खाता खोलो, उसको बीएसबीडी अकाउंट भी बोलते हैं। उस खाते में एक तो कम कम से कम धन रखने की कोई शर्त नहीं होती। तो कई बैंक वाले इसलिए नहीं जाते कि उसमें पैसा डालना पड़ेगा, पैसा मेरे पास है ही नहीं। तो उसमें वो शर्त नहीं है। हाँ, उसमें कुछ ट्रांज़ैक्शंस पे लिमिटेड है, कार्ड उसमें मिल जाता है लेकिन चेकबुक उसमें नहीं मिलेगी और 50,000 तक बैलेंस रख सकते हैं। ऐसी कुछ लिमिटेशंस हैं कि एक बार में 1 महीने में कितना धन आप निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो। लेकिन वो उसमें खर्चा भी नहीं है और उसमें सरलीकृत केवाईसी है। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। आप जब कोई खाता खोलते हैं तो अपने कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। उस जानकारी में मुख्य चीज़ क्या है? उनका आइडेंटिटी, पहचान, फ़ोटो और उनका एड्रेस, कौन से एड्रेस पे वो रहते हैं। इन सब के लिए कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं भी है, तो ऐसे गरीब लोगों के लिए एक सिम्प्लीफाइड है, जहाँ पर वो किराए पर रहते हैं, तो वहाँ पे मकान मालिक से भी लिखवा के वो दे सकते हैं कि मेरा ये खाता खोल दिया जाए, मैं मेरे यहाँ पर ये रहते हैं, मैं प्रमाणित करता हूँ। इस तरह के सिम्प्लीफाइड रूल उनके लिए बनाए। एक रिज़र्व बैंक ने एक जनरल क्रेडिट कार्ड की एक स्कीम बनाई है जिसमें किसी भी गरीब आदमी को छोटी अमाउंट का एक कार्ड दे दिया जाएगा, उतने अमाउंट तक वो लोन कभी भी ले सकता है, जमा कर सकता है। स्वयं सहायता समूह योजना लागू करी। रिज़र्व बैंक ने पहल की कि ग्रामों में अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए जाएँ। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? कुछ लोग इसमें इकट्ठे हो जाते हैं आपस में और सेविंग करते हैं थोड़ी-थोड़ी। उस सेविंग से जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें एक-दूसरे को, जिस भी व्यक्ति को उनमें आपस में ज़रूरत होती है उसको लोन दे देते हैं ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ाएँ और कमाएँ। तो ऐसा करके फिर बाद में वो संस्था जब ठीक चल जाती है, समूह ठीक चलता है तो वो बैंक से भी जुड़ जाता है। तो बैंक भी उनको लोन देने लगता है बाद में। तो इस तरह ये सब लोग इन फाइनेंशियली इंक्लूडेड हो जाते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। सरलीकृत केवाईसी हमने डिस्कस किया, शाखा लाइसेंसिंग नीति में छूट। तो आरबीआई की परमिशन के बिना कोई भी बैंक कहीं पर भी शाखा नहीं खोल सकता। लेकिन रिज़र्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा खोलने के लिए इस लाइसेंसिंग नीति में छूट दे दी है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई बैंक शाखा खोलना चाहता है तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि रिज़र्व बैंक भी चाहता है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा अ, ये सेवाएँ मिलें। अब बीसी और बीएफ का क्या मतलब है? अब इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे और उसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। बीसीबीएफ की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले तो ये था कि हम अभी डिस्कस करें, बैंकों की जो शाखाएँ होती हैं, वो शाखाएँ सारे लोगों को नहीं जोड़ पा रही। अगर वो सारे लोगों को जोड़ने के लिए उनको पहले हमें शिक्षा देनी पड़ेगी फाइनेंशियली, उनको उनसे अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। तो और वो दूर-दूर लोकेटेड हैं, इतना स्टाफ बैंक के पास नहीं है। तो उसको उन तक पहुँचने के लिए हमें कोई बैंक का प्रतिनिधि चाहिए, जो उसी एरिया में रहता हो। तो उसको प्रतिनिधि को क्या बोलते हैं? कारोबार प्रतिनिधि बीसी या कारोबार सुलभकर्ता बीएफ। ये 2 तरह के मॉडल हैं। वो उन लोगों को बैंक के साथ जोड़ देते हैं और बैंक उनको छोटा-सा कोई हैंड होल्ड डिवाइस दे देता है। उस डिवाइस के थ्रू वो लोगों के खाते खुलवाते हैं, बैंक के अंदर खाता खुल जाता है और उन्हीं बैंक आने की भी ज़रूरत कस्टमर को नहीं पड़ती। वो बीसी और बीएफ ही उनको पैसे भी निकाल के देता है। तो छोटी-छोटी सुविधाएँ बीसी और बीएफ के ज़रिए से बैंक गरीब लोगों को प्रोवाइड कर सकती हैं। तो अब पॉइंट वाइज़ अगर हम इसको देखें तो लागत और संरचनात्मक वित्तीय उत्पादों के वितरण में
मतलब बैंकों के लिए लागत होती है। अगर ज़्यादा लोगों को बैंक जोड़ के सेवाएँ दें तो उसमें ला कॉस्ट बढ़ जाती है। बट बीसीबीएफ के थ्रू देंगे तो कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ेगी। शाखा मॉडल बैंकिंग शाखा बैंकिंग मॉडल उचित नहीं है, क्योंकि शाखा में सब लोग नहीं आ पा रहे, नहीं जोड़ पा रहे, इसलिए बीसी और बीएफ के थ्रू वो जोड़ते हैं, ताकि बीसी बीएफ उनके साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं और वो उनको हेल्प कर सकते हैं, गरीब लोगों को। वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों की बैंक, ये एक बीसी और बीएफ होते क्या है? ये गांव का ही कोई छोटा आदमी, कोई ऐसा आदमी जिसके कोई छोटा मोटा बिजनेस है, दुकान करता है, अपना काम करता है, उसके साथ में वो बैंकिंग की सेवाएं भी देता है। वो बैंक वालों को भी जानता है, शाखा उसको अपॉइंट करती है और वो लोगों को फॉर्म भरवाता है, समझाता है। उसके बाद में खाता खुलता है तो उसके पास एक हैंड होल्डिंग डिवाइस होता है जो बैंक के सीबीएस सिस्टम से जुड़ जाता है। तो एक तरह से इन लोगों के पास आप जाओगे तो एक तरह से बैंक के पास पहुंच गए। तो ये वैकल्पिक डिलीवरी चैनल बोलते हैं, और इनके द्वारा ये गरीबों तक पहुंच जाते हैं। बीसीबीएफ इस जो गैप है बैंक और कस्टमर के बीच में, उसको ये लोग भर सकते हैं। बीसीबीएफ बैंक शाखाओं को विस्तारित, ये बैंक ही शाखाओं का विस्तारित रूप है, एक्चुअल शाखाएं नहीं है, लेकिन ये उसी काम को करते हैं जो बैंक वाले करते हैं। तो ये बैंक और लक्षित लोगों के बीच सेतु, पुल का काम करते हैं ये। तो इनके थ्रू कस्टमर बैंक में पहुंच जाते हैं। और बीसी और बीएफ लोगों के लिए एक दोस्त, दार्शनिक और गाइड की भूमिका करते हैं। दोस्त की भूमिका क्या होती है? अपने लोगों को हेल्प करना, दोस्त की हेल्प करना। दार्शनिक मतलब उसको समझाए बुझाए, जो उनकी बातों को सुने और अपनी समझे, और गाइड उनको प्रॉपरली सलाह दे। तो ये रोल इनको बीसी और बीएफ को मिलान करना है। इसके बदले में बैंक उनको कुछ कमीशन देता है, जितना वो काम करते हैं उसके लिए बैंक उनको वित्तीय रूप से कुछ पैसे देता है। बुनियादी बैंकिंग ज्ञान, अगर बीसी और बीएफ को बुनियादी बैंकिंग का ही ज्ञान नहीं होगा तो वो गांव के लोगों को, जिनके खाते खुलवाने, उनको समझा नहीं पाएगा। इसलिए उनको बुनियादी बैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए। और मैं यहाँ ये भी सजेस्ट करूंगा कि जो भी लोग बीसी और बीएफ का काम करते हैं वो रिजर्व बैंक की वेबसाइट को जरूर देखा करें। जो भी रिजर्व बैंक को चेंज करता है वो उसमें डालता है, और फ्रीली किसी भी कंप्यूटर पे आप उसकी साइट को खोल सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। RBI.org.in एक वेबसाइट है, उसमें खोलेंगे तो सारी जो भी बैंकिंग के बारे में है बात, वो सब उनको देखने को मिल जाएंगे। तो उसको बुनियादी बैंकिंग ज्ञान खुद होना चाहिए, या नहीं तो बैंक के द्वारा जाके सीखना चाहिए। बैंकों को बीसीबीएफ मॉडल के माध्यम से वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मध्यस्थों के रूप में गैर सरकारी संगठन जैसे, और एनजीओ भी इसमें हेल्प कर सकते हैं, स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हेल्प कर सकते हैं, एमएफआई भी, इनके थ्रू बीसी और बीएफ का अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो इनकी सेवाएं लेके बैंक गरीब तबके तक पहुंच सकते हैं। ये इसमें इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं। अब टेक्नोलॉजी का वित्तीय समावेशन में क्या उपयोग है, और टेक्नोलॉजी ने कैसे ये संभव बनाया है जिससे कि बैंक की संस्थाएं दूर स्थित गरीब लोगों को भी सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं। एक तो प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन, आज की डेट में ये दोनों शब्द बड़े बहुत बार बार यूज होते हैं। तो वित्तीय समावेशन हमने डिस्कस कर लिया, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ये कैसे हेल्प करते हैं। हमारी मुख्य बाधा क्या है गरीब लोगों तक पहुंचने में? मुख्य बाधा ये कि एक तो वो बड़ी संख्या में है, गरीब लोग बहुत हैं जिनको बैंकिंग सुविधा नहीं है, और कम मात्रा, मतलब उनको, उनके पास लोन कम है, अमाउंट कम है, पैसा कम है। तो उन तक अगर फिजिकली कोई आदमी जाके उनसे मिले, बैंक का आदमी बात करे, तो वो उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आदमी की तनख्वाह देनी होती है, उससे कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो उसके लिए अगर टेक्नोलॉजी कोई ऐसी डेवलप हो जाए जिससे कि कोई भी आदमी बैंक की सुविधा उपयोग कर सकता है, तो वो इस चीज को हैंडल कर सकता है। तो समस्त देश में प्रौद्योगिकी के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं दी जाए। बैंक, कंट्री भी बहुत बड़ा है, तो इनके नंबर बहुत बड़ी है, कंट्री बहुत बड़ा है, कहीं भी सुविधाएं देनी है, तो अगर टेक्नोलॉजी, तो पूरे देश में कहीं से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी को यूज करें तो ये समस्या दूर हो सकती है, सारे लोग उसके बैंकों के साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से डील कर सकते हैं। कुछ योजनाएं जो टेक्नोलॉजी ने बैंक को, प्रौद्योगिकी ने बैंकों को प्रोवाइड की हैं, लोगों को प्रोवाइड की हैं, उसमें एक केवाईसी, यहाँ पर केवाईसी के सारे डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हो जाते हैं। आईएमपीएस तत्काल भुगतान सेवा, कोई भी रेमिटेंस करना है तो इसके द्वारा, मोबाइल के द्वारा या किसी भी तरह ये ट्रांसफर हो जाता है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, मोबाइल बैंकिंग, ये जो सुविधाएं नई नई डेवलप हुई हैं, इनमें लागत कम आती है, सुविधा और पहुंच बहुत है। देश में कहीं भी कोई आदमी स्थित है वो कर सकता है। पर्टिकुलर मोबाइल बैंकिंग तो आज का प्रतिदिन का काम हो गया है। अगर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल है तो वो बैंकिंग की सारी सुविधाएं मोबाइल के थ्रू ले सकता है। इसलिए इसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा
योगदान है। इसीलिए ये मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ, लागत, सुविधा और पहुंच की गति के रूप में खेल को बदलने वाले कारकों के रूप में टेक्नोलॉजी उभरी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। अब प्रौद्योगिकी में कौन कौन सी संस्थाएं मुख्य रूप से इन्वॉल्व हैं? एक है एनपीसीआई, इसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये टेक्नोलॉजी प्रदान करने में एक बहुत बड़ी संस्था है। दूसरा आईडीआरबीटी, ये इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग, ये बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये एक संस्था है जो रिसर्च डेवलपमेंट करके नई नई प्रोडक्ट बनाने में, साइबर सिक्योरिटी में इसमें हेल्प करती है। तो नई तकनीक आधारित उत्पाद लाने में इनका बहुत योगदान है और इनको रिजर्व बैंक इनके साथ शामिल है। इन लोगों को गाइड करने में, गाइडलाइंस देने में रिजर्व बैंक शामिल है। तो भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग क्षेत्रीय विकास के लिए प्रौद्योगिकी के दोहन में यूज करने में सक्रिय रूप से शामिल है। वो इनकी गाइडलाइन बनाते रहते हैं। तो ये भी प्रौद्योगिकी का रोल है। प्रगति क्या हुई है अभी प्रौद्योगिकी के माध्यम से? सबसे पहली चीज है कोर बैंकिंग समाधान को अपनाना। आज की स्थिति में, डेट में, सारे बैंकों ने, कमर्शियल बैंक हो चाहे रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक हो, उन्होंने सबने अपने सिस्टम्स को सीबीएस में कन्वर्ट कर दिया, सीबीएस में बदल दिया। सीबीएस का मतलब क्या है? एक बैंक की अगर 100 ब्रांचें हैं तो सारी, और किसी आदमी का खाता किसी भी ब्रांच में हो, एक्स ब्रांच में खाता है, वाई ब्रांच में जाके भी उस खाते को वो अप्रोच कर सकता है। तो प्रैक्टिकली वो ब्रांचें तो 100 हैं, पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो डेटा सारी ब्रांचों को अवेलेबल है, इसलिए वो एक ही ब्रांच के रूप में काम कर सकता है। तो इसके माध्यम से क्या हो गया है, कहीं पर भी आपने पैसा निकाला, जमा किया, वो आपके खाते में, किसी भी ब्रांच से आप करोगे पर आपके खाता जहां पर भी, उसमें वो परिलक्षित हो जाएगा। तो इस सुविधा के होने से बहुत दूसरी सुविधाएं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट अपनाने में हेल्प मिली है सीबीएस की वजह से। दूसरा क्या है, कहीं भी और कभी भी बैंकिंग। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी जगह से और किसी भी टाइम आपको बैंकिंग सुविधा यूज करनी है, आप कर पाए। तो ये कैसे कर सकते हैं आप? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। अभी इंटरनेट की पहुंच गांव गांव तक हो गई है। तो अगर आपने कहीं बैंक में खाता खोला, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं आपने ले ली, तो आप रात में, दिन में, कहीं से भी आप अपने खाते में ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। या और भी कोई सुविधा लेनी है आपको जो फाइनेंशियल सर्विसेज की, वो आपको मिल सकती है। तो इसको मैं पूरा पढ़ता हूँ। कहीं भी कभी भी बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक सुविधा बढ़ाना, प्रभावी ढंग से जानकारी पैदा करने और प्रबंधन के लिए इस प्रौद्योगिकी को लाभ उठाने के लिए, ये इस प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो कहीं से भी इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप यूज कर सकते हैं। सीबीएस के कारण कई प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद जैसे नई नई प्रोडक्ट बन गई है। एनईएफटी और आरटीजीएस, ये प्रोडक्ट क्या है? ये पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं। तो इनके द्वारा आप, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, आप घर से भी इनको, अपने पैसे को कहीं दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं है तो बैंक की ब्रांच में जाके वो एनईएफटी और आरटीजीएस से आपका पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये बिल्कुल लाइव है, आपने अभी पैसा ट्रांसफर करा, तुरंत दूसरे के खाते में पहुंच जाएगा। एनईएफटी एक बैच प्रोसेस है, इसमें पैसा ट्रांसफर होने में थोड़ा सा 2-3 घंटे का टाइम लगता है। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल के द्वारा अगर आप अपना अकाउंट मोबाइल में लिंक कर लेते हैं, ऐप उसमें डाउनलोड कर लेते हैं, आप अपने खाते का बैलेंस देख सकते हैं, चेक बुक का ऑर्डर कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी सुविधा है, कोई भी सेवा है, वो मोबाइल के द्वारा आप ले सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, जैसा मैंने पहले आपको बताया, अगर आपके पास इंटरनेट है और इंटरनेट बैंकिंग आपने अपने बैंक से अप्रूव करा रखी है सुविधा, तो आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी अपनी बैंकिंग सुविधा को ले सकते हैं। अकाउंट देख सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लोन का बैलेंस देख सकते हैं, रेमिटेंस कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आप उसमें अवेलेबल है सुविधा कर। एटीएम, एटीएम में आपको पैसा निकालना है, बैंक बंद है, तो आप एटीएम में जाके पैसा निकाल सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं सीबीएस के द्वारा आपके खाते से लिंक है। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करोगे, तुरंत आपके खाते में पैसा जमा हो जाएगा या निकल जाएगा, जैसे भी आपने सेवा प्रदान की। तो ये प्रौद्योगिकी ने ये इसमें प्रगति की है। और इसके बारे में, और चौथा पॉइंट क्या है, कुछ नए नए उत्पाद, कुछ प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद जिन्होंने जनता के लिए बैंकिंग आउटरीच में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। एक तो सबसे पहले सीबीएस, जो हम डिस्कस कर रहे थे, ग्रामीण बैंकों में, दूसरे बैंकों में, सब में सीबीएस है। तो सारा डेटा एक साथ जुड़ा हुआ है। एक खाता में, एक ब्रांच में खाता है आपका, तो दूसरे ब्रांच से जाके आप कुछ भी कर सकते हैं, तो सारा डेटा उनका जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या है, बहुत सारे उपकरण, हस्तचालित उपकरण, मोबाइल, कार्ड, माइक्रो एटीएम और कियोस्क का उपयोग कर बहुत चैनल शाखा रहित दृष्टिकोण,
मतलब शाखा में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई कर्मचारी नहीं भी है, लेकिन ये सारी चीज़ें कियोस्क, माइक्रो एटीएम ये सारे एक जगह बैंकों ने लगा दिए हैं, वहाँ पर आप जाके सारी सुविधाएँ ले सकते हैं बिना किसी स्टाफ के। आप देखोगे बड़े-बड़े बैंकों ने लॉबीज़, ई-लॉबीज़ ऐसी खोली हुई हैं, वहाँ आप जाके किसी टाइम कैश भी जमा भी कर सकते हो, निकाल भी कर सकते हो, चेक भी जमा कर सकते हो। आप ये सारी फंड भी ट्रांसफर कर सकते हो, ये सारी सुविधाएँ वहाँ पर विदाउट स्टाफ आप कर सकते हैं। ये प्रौद्योगिकी ने प्रगति की है। फ्रंट एंड उपकरणों के माध्यम से लेन-देन निर्बाध रूप से सीबीएस के साथ एकीकृत है। जो भी आप कुछ करोगे सीबीएस के द्वारा वो आपके खाते में तुरंत परिलक्षित हो जाएगा। आरटीजीएस इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जो मैंने बताया आरटीजीएस में और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में ये आप किसी टाइम भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है बैंक में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बैंक में जाके भी कर सकते हैं बिना जाए। ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज बैंक को आप कहीं किसी पार्टी से लोन लेते हैं, आपको किससे देनी है, किसी बैंक से लोन लेते हैं, आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज का फॉर्म भर के बैंक को दे दो, ऑटोमेटिकली हर महीने आपके खाते से पैसा निकल के उधर चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। एनईएफटी ये मैंने बता दिया। सीटीएस चेक ट्रंकेशन, चेक की जो क्लियरिंग की फैसिलिटी होती है, मान लो मेरा खाता एक्स बैंक में है, मेरे पास वाई बैंक से कोई चेक मिला, मैंने एक्स में अपने यहाँ जमा किया, तो उनको एक उनकी क्लियरिंग की प्रणाली है जिसमें वो सारे बैंक आपस में एक दूसरे के चेक लेते हैं और उतना पैसा उसको दे देते हैं। तो पहले वो फिजिकली वो सारे चेक इकट्ठे होके ले जाने पड़ते थे, चेक के खोने का डर रहता था, नकली चेक होने का डर रहता था। वो सिस्टम हट के टेक्नोलॉजी की हेल्प से अभी चेक की ट्रंकेटेड इमेज उसकी एक फोटोग्राफ इलेक्ट्रॉनिक रूप से ले लेते हैं और उसी इमेज के बेस पे ही ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई है। बैंकिंग लेन-देन को मोबाइल द्वारा कार्यान्वित करना। मोबाइल बैंकिंग जैसे मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट है। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप ये समझो कि बैंक आपके पास है। आप बैंक के अंदर हो, कुछ भी काम उसमें मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। अब इस सब का जो हमने डिस्कशन किया, इसको सारांश के रूप में अभी हम अगर डिस्कस करना चाहें, तो सबसे पहली बात जो हमने डिस्कस की थी कि आर्थिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति मतलब फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड पर्सन जिनको सुविधाएं नहीं मिलती बैंकों की को बुनियादी वित्तीय सेवाएं बुनियादी मतलब बेसिक सेवाएं बचत सेविंग खाता लोन डिफरेंट टाइप के लोन बीमा इंश्योरेंस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दूसरा इंश्योरेंस मिनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उनके लिए और भुगतान की सेवाएं प्रदान करना अगर ये सेवाएं प्रदान होती हैं तो फाइनेंशियली इंक्लूडेड पर्सन हो जाता है वित्तीय समावेशन में के अंदर वो आ जाएगा तो ये प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है देश के लिए और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। गरीबी तथा इससे इसके कारण लोगों की अज्ञानता को दूर करना, एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि गरीबी को दूर करो और गरीबी की वजह से लोगों में अज्ञानता है। अगर वो एक बार उनको फाइनेंशियल लिटरेट आप करें, उनको सिखा दें सब चीज़ें, तो बैंक से जुड़ेंगे, उससे उनकी गरीबी भी हट जाएगी और अज्ञानता भी दूर होगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको अगर बैंक डायरेक्ट नहीं कर सकते तो बीसी और बीएफ के द्वारा जो जनता में उनके प्रतिनिधि हैं, उनको ही नॉलेज बढ़ा के वो अगर लोगों से बातचीत करते हैं, उनके साथ क्लोज रिलेशन डेवलप करें, तो ये चैलेंज भी हैंडल टैकल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए बीसी और बीएफ को ट्रेनिंग देना, उनको प्रॉपर्ली सेलेक्ट करना, उनके साथ जुड़े रहना, प्रॉपर्ली उनको जो अमाउंट बैंक देता है उसको देना, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्ली सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जनता के बैंक के प्रतिनिधि हैं, उनका कोई भी काम हो बैंक की इमेज से जुड़ा हुआ होता है। तो उनको बिल्कुल बैंक की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई गलत काम नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएँ देनी है। गरीबी उन्मूलन के लिए किस-किस ने क्या-क्या प्रयास किए हैं? समुचित माहौल तथा उचित बुनियादी ये राज्य का भी कुछ उसमें काम है, हेल्प करना है राज्य को कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे ताकि ये सुविधाएँ लोगों को मिल सकें। आर्थिक पूँजी और कुशल भुगतान प्रणाली वाली वित्तीय प्रणाली की भूमिका। फाइनेंशियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल है कि वो आर्थिक पूँजी उनको लोगों को ऋण भी प्रदान करें और भुगतान प्रणाली बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जो फास्ट रेमिटेंस प्रोडक्ट उनको मिले, लोगों को मिले। सुपुर्दगी सेवा में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए स्थानीय भागीदारी। जो एनजीओज और सीबीओज हैं, वो लोगों को उत्साहित करें कि आप इन सेवाओं को लेने के लिए इकट्ठे होके आप आगे बढ़ो। उनको प्रोत्साहित करें, तो ये उसमें हेल्प होगी। दूसरा एक चैलेंज और है जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान जिनकी भूमि 2.5 करोड़ से कम है या उप सीमांत किसान जिनकी 2.5 से ज़्यादा है पर उप सीमांत है, कम है। तो उनको क्या है, उनको सिंचाई के लिए उनकी पहुँच नहीं है। उनकी छोटी-छोटी लैंड होल्डिंग है और सिंचाई होती नहीं तो प्रोडक्शन भी नहीं कर पाते, बैंक से लोन नहीं मिल पाता। उनको इंक्लूड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बैंक ये बीसीबीएफ उनकी लोन की एप्लीकेशंस को
कन्वेंस करके उनको प्रॉपर्ली सिखा के बता के कैसे लोन मिलेगा और बैंक से लोन दिलवाएं ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़े, देश की भी उन्नति हो, उन लोगों की गरीबी दूर हो। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस बीच में जो नई-नई स्कीम्स आई हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, ऐसी और भी जो गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उन्होंने बहुत हेल्प किया है, जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता जा रहा है। इसमें और प्रगति की भी ज़रूरत है। अब ये सारा मैं समझता हूँ कि इतना डिस्कशन के बाद में आपको बैंकिंग समावेशन के बारे में बेसिक जानकारी, बैंकों की जानकारी, बीसीबीएफ का क्या रोल है, ये थोड़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई एग्ज़ाम इसके बारे में होता है तो उसमें प्रश्न का नमूना एक मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। मान लो इसी चैप्टर के ऊपर कोई प्रश्न आता है, ये प्रश्न क्या आ सकता है, किस मध्यस्थ द्वारा बैंक ग्रामीण गरीबों तक पहुंच बढ़ा सकते हैं? बैंक अगर डायरेक्टली ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहे तो कौन सी इंटरमीडिएट संस्था है जिसको लेके वो वहां पहुंच सकते हैं? मान लो पहला उदाहरण इसका है माइक्रो फाइनेंस संस्था। छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं एनबीएफसी के रूप में होती हैं, एनबीएफसी एमएफआई, वो उनको बीच में आप उनके द्वारा बीसीबीएफ अपॉइंट करें तो आप पहुंच सकते हैं। सही उत्तर है। गैर सरकारी संगठन, ऐसे संगठन जो सरकारी नहीं है लेकिन वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, उनके थ्रू बीसीबीएफ बना के आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये भी सही, ये भी पहुंच सकते हैं। स्वयं सहायता समूह, जैसा मैंने बताया, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के लिए बनाने के लिए बैंक प्रोत्साहित करे और उनको बैंकों से जोड़ दे, तो भी हम पहुंच सकते हैं। तो ये तीनों ही सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा? घ। उपयुक्त सभी क ख ग, ये तीनों ही तरह के सिस्टम ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट के रूप में काम कर सकते हैं और बैंक और ग्रामीण जनता के बीच में पुल का काम कर सकते हैं। ये प्रश्न का इसका उत्तर हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे पूरा यकीन है कि आज की डिस्कशन से आप वित्तीय समावेशन और बैंकों का क्या इसमें रोल है, इसके बारे में समझने में कामयाब रहे होंगे। थैंक यू वंस अगेन आईआईबीएफ की तरफ से, और फिर किसी दूसरे वीडियो में कभी हम साथ मिलेंगे। थैंक यू।